पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाहिर है इस वक्त इंतखाबात का अमल जारी था। अब से कुछ देर पहले यानी ठीक 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ है और पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद जो तरीक़ेकार है वो यही है कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मज़हर बिल्लास, तंजीला मज़हर, अली रज़ा अलवी साहब और अनिका निसार साहबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, रऊफ क्लासरा साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब से भी हम कनेक्ट होंगे थ्रू DSNG इन लाहौर। तो ज़रा गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं और बात करते हैं अनिका निसार साहबा से। पहले अनिका, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा अनिका साहबा कि अब ज़ाहिर है पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका, कैसा देखा, कैसे एनालाइज करेंगी आज के सारे दिन को जो कि इक्का दुक्का वाक़यात की सूरत में आए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की जानिब से खबरें आई, एक शहबाज गिल की जानिब से कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अब से कुछ देर पहले इतलात आई कि फवाद चौधरी साहब की जो गाड़ी है उस पर हमला किया गया, फिर शेख रशीद की ऑडियो लीक जो कि मुबैना तौर पर है। कैसे देखती हैं सारे मंजरनामे को और फिर आज के इस बाई इलेक्शन को? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी तरफ से भी तमाम तारों को सलाम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ज़िमनी इंतखाब जा रहा है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों को नजर आ रहा है कि डू और डाई सिचुएशन है पंजाब की हुकूमत के लिए, उन लोगों के लिए जो कि पंजाब के बरसरे इक़्तिदार अभी बैठे हुए हैं। हमजा शहबाज साहब की CM-शिप के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। 13 सीटें अगर एक तरफ PTI को मिल गई तो वो हुकूमत में आ सकते हैं, 10 सीटें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल गई तो वो हुकूमत में आ सकते हैं। इसलिए पूरे के पूरे दिन जब से पोलिंग शुरू हुई है तब से अब तक, जब 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है और जो पोलिंग के अंदर भी लोग मौजूद हैं, जाहिर है वो भी कुछ देर लेंगे। इसके अंदर 1-2 चीजें मैंने बहुत ज्यादा बड़े एविडेंटली ऑब्जर्व की हैं, और एक ये कि सबसे पहले तो पोलिंग ज़िमनी इंतखाबात के लिहाज से पोलिंग का जो टर्न आउट था वो अच्छा खासा था। दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैवी हैंडेडनेस हुई, हालांकि पूरा एक बताया गया था कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारी तरफ से किसी किस्म की हैवी हैंडेडनेस नहीं होगी। हुकूमत ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम जरूर लिए हैं जो कि शायद इंतखाबी तौर पर और इंतखाबात के हवाले से ये सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होती रही इन इंतखाबात के अंदर। ये कोई आम ज़िमनी इंतखाब होता तो बात अलग थी, जिस तरह कराची में हुए, जिस तरीके से बाकी जगहों पर छोटे मोटे होते रहे। बट ये वाला इंतखाब इसलिए जरूरी है क्योंकि 20 हल्के पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है आपकी पंजाब असेंबली की वो तब्दील कर सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में दोनों जमातें किसी भी तरीके से इन इंतखाबात को लेट गो नहीं करना चाहती। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं, फवाद चौधरी की फॉर्म में अंदलीब अब्बास, सेनेटर जरका, जितने लोगों से मेरी बात होती रही है, मैंने टेक्स्ट पर बात की या फोन पर बात की, सारे के सारे एट दिस पॉइंट इन टाइम बाहर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन ग्राउंड है, उनके साहबजादे तो ऑब्वियसली इंतखाबात के अंदर मौजूद है तो इसलिए वो तो नहीं आ सकते, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग जितने सीनियर रहनुमा हैं वो बाहर हैं। दूसरी तरफ PMLN की तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इन इंतखाबात के अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी बाय हुक और बाय क्रुक कह लीजिए जीतना जरूरी है। बट क्या ये टर्न आउट, जो इतना बड़ा टर्न आउट आया है, ये इसलिए आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम, उन्होंने कॉल दी है लोगों को, या ये इसलिए आया है कि उनके अगेंस्ट एक लहर आई है? ये अब पता चलेगा हम लोगों को इंतखाबात के नताइज के बाद। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं वो जरा ज्यादा चार्ज हुआ करेंगे। इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये बात जाहिर हो गई, ये बात आया हो गई कि किसी भी तरीके से अब ज़िमनी इंतखाबात इंक्लूडेड एंड बाकी इंतखाबात को लाइटली नहीं लिया जाएगा। अब हर कोई नजर रख रहा होगा हल्के के ऊपर। अब असल मरहला अब स्टार्ट होगा काउंटिंग का। जब ये जैसे ही पोलिंग रैप अप होती है, पोलिंग का टाइम खत्म हो गया, जितने लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर है वो वोट देते हैं, पोलिंग रैप अप होगी, उसके बाद मरहला आएगा गिनती का। अब और उसके बाद फिर ऑब्वियसली फॉर्म 45 बाकी सारी चीजों का मरहला आएगा। वो मरहला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि एक तरफ तो प्री पोल धांधली होती है, एक पोल के ड्यूरिंग धांधली होती है और एक उसके बाद होती है। क्या ये इंतखाबात को साफ शफाफ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि अभी से धांधली की आवाजें आने लग गई हैं, और इन केस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर तो उनकी तरफ से धांधली की बिल्कुल ही सदाएं नहीं आनी चाहिए सामने। पर लेट्स सी कि अब ये जो गिनती का मरहला है इसके अंदर कितनी कशीदगी पैदा होगी, क्योंकि जाहिर है सबके अपने अपने पोलिंग एजेंट्स भी वहां मौजूद होंगे। इससे पहले बहुत ज्यादा हाथापाई भी होती रही मुख्तलिफ हलकों के अंदर। फिर शेख साहब की एक ऑडियो भी आ गई जिसकी उन्होंने तरदीद की कि मेरी ऑडियो नहीं है, कट पेस्ट करके इसको सारा बनाया हुआ है। लेकिन जो काउंटिंग के टाइम पर कोई कशीदगी होती है तो वो और ज्यादा सीरियसनेस की तरफ इशारा करेगी।
गॉट योर पॉइंट अनीका। रऊफ क्लास्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। रऊफ साहब की तरफ जाते मुझे बताया जा रहा है इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रहे हैं हम दोबारा, इसलिए रऊफ साहब फरमाइएगा कि जो बात अनीका निसार साहिबा ने फरमाई और फिर ज़ाहिर बाकी पैनलिस्ट का भी यही कहना है इस्लामाबाद से कि एक तो अच्छा टर्न आउट हमें देखने को मिला बाय इलेक्शन के अंदर। सेकेंडरी ये कि जो पूरा माहौल था उसने ये साबित किया कि लोगों के इंटरेस्ट अब इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के दौरान के पूरे मंजरनामे पर उनकी निगाह है। आप समझते हैं कि सियासी तौर पर जाहिर है जीतना या हारना दोनों में से किसी एक सियासी जमात के पास आएगा जीत या हार का फैसला, लेकिन ये कितना बड़ा असरअंदाज हो सकता है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर, क्योंकि ये फैसला करेगा दोनों जानिब से जो सियासत है वो इल्जामात की सियासत है। खान साहब तो कहते हैं कि मैं तो वो चीज़ मानता ही नहीं जिसमें वो खुद ना हो। तो आप क्या समझते हैं क्या होगा मंजरनामा अगर कि तहरीक इंसाफ के लोग उस अक्सरियत के साथ नहीं जीतते जिसकी प्रेडिक्शंस हो रही हैं, जिसके बारे में बातें हो रही हैं? क्लास्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है आपको और मेरा ख्याल है हम सारे लोग इसी पे सोच रहे हैं। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में स्पेशली यहाँ पे इलेक्शन पॉलिटिक्स होती है, ये इतना बड़ा गंद पड़ चुका है कि अब ये मुमकिन ही नहीं रहा आपके लिए, चाहे आप कोई भी पार्टी हो वो उससे जीते, वो अपने वोट से जीते, अब उसमें जो हारने वाला है उसे नहीं मानना। आप मतलब ये सिक ऑफ इट, ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे हमें फख्र होना चाहिए कि अभी इलेक्शन हो रहा है, अभी उसकी वोटिंग होनी है, उससे पहले ही धांधली की बातें हो रही हैं। ये अब आपका सिस्टम के, मैं तो सिस्टम पे से ज्यादा लोगों पे बिलीव करता हूँ कि लोग अच्छे बैठे होंगे, इंतजामिया अच्छी होगी, इलेक्शन कमीशन के लोग अच्छे होंगे या मैनेजमेंट जो भी मैनेज करे अगर अच्छे लोग होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे तो लोगों का एतमाद भी होगा। तो हमें ये लगता है कि पिछले कई अरसे से कोई एक इलेक्शन नहीं पहुंच गया। मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ है यहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं कि वो था एक उसमें फ्री एंड फेयर था 71 वाला, उसके बाद तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिसपे आपको याद होगा भुट्टो साहब वाला हो गया था 77 वाला धांधली वाला इलेक्शन। उस वक्त तो ये नहीं था ना, उस वक्त ये मीडिया भी उस तरह नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो ये यहाँ पे यूट्यूब भी नहीं थे, तो आपको ट्विटर भी नहीं था, कैमरे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद कितनी बड़ी कैंपेन चल गई थी। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कोई इलेक्शन हो जिसमें ये ना कहा गया होगा कि उसमें धांधली हुई है नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी लोग भी आदी हो गए, उन्हें भी यही शौक चढ़ गया कि हमने एक दूसरे का सर खोलना है, एक दूसरे को मारना है। अच्छा, एक उसमें अगेन कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, ये चीजें मैंने बड़े करीब से देखी है कि इसमें मोस्टली, जैसे मैंने पहले भी अपने पेपर में कहा था, कि ज्यादा इलेक्शन जो हो रहे हैं ये सारे देहातों में हो रहे हैं। अच्छा, देहातों में इसको बड़ी जाती इसको दुश्मनी समझ के लड़ा जाता है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि देहाती पोलिंग स्टेशनों पे वहां पे आके ये करना, रिगे करना मुश्किल हो जाता है। मुमकिन तो खैर कोई चीज मतलब नहीं होती, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है कि सारे लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, जाती तौर पर उनके जैसे कबीले की या अपनी बिरादरी की या लोगों के साथ उनकी दुश्मनी दोस्तियां होती हैं, तो बड़े डट के लड़ते होते हैं। जैसे एक उसमें कहते हैं ना कि एक जंग का माहौल होता है। अगर कोई बाद में कोई धांधलियां होती भी हैं तो वो किसी और सिस्टम में जाके होती होंगी, कुछ और लोग करते होंगे। सो आपके ऑन ग्राउंड जो होता है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक चीज। तो दूसरा ये है कि जैसे बात अभी इन्होंने अनीका ने बड़ी अच्छी बात की है कि फिर आप लोग जो है ये लीडरशिप का कमाल है, कोई एक बंदा तो कोई रिवायत थोड़ी सी शुरू करे ना कहीं से। एक पार्टी तो चलो हिट ले ले जो ये कह देगा, वो कहे फाइन एंड हम तैयार हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। आप जब ये आप रिवायत डालने को तैयार ही नहीं है, लोगों को मरवा रहे हैं, लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं, पूरे मुल्क को आप कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं, आप उसमें लेकर बल्कि चले गए हैं कि एक दूसरे के साथ दुश्मनियां पड़ चुकी हैं, लोगों के एक दूसरे से मिलना जुलना आना जाना खत्म हो गया। जो नेक्स्ट लेवल आपका इलेक्शन का है, आपकी सारी अप्रोच आपने बदल कर रख दिया है। अच्छा, आज का जो यूथ है आपने इसको जरा कॉन्फिडेंस देना था, उसका इलेक्शन प्रोसेस पे एतमाद उसको बढ़ना चाहिए था ताकि पार्टिसिपेट करता। आज का यूथ सबसे ज्यादा वो हो चुका है, मतलब अभी मुमकिन है 2000 बुजुर्ग आपको मिल जाए, वो कहें कि नहीं जनाब ठीक हो रहा है काम, सपोजली यूथ आपको मानने को तैयार नहीं है, वो कहते नहीं जनाब ये तो धांधली होगी क्योंकि मेरा पता। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा पॉइंट है क्लास्टर साहब। जो यूथ का ट्रस्ट डेफिसिट है वो ताहाल बरकरार है। मजहर बल्ला साहब, एक बात जो रऊफ क्लास्टर साहब पूछ रहे हैं या शायद ये हम सब का एक कॉमनली क्वेश्चन भी है कि क्या हम बहुत सारी चीजों पर हमारे सियासतदान प्राइड ले रहे होते हैं, लेकिन अगर ये हार में आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो क्या खान साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और लुक फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इल्जामात और फिर मैं ना मानूं की सियासत कब तक हमारे साथ नहीं रहेगी? सना, इसमें मैं एक बात करूंगा, थोड़ा टाइम भी लूंगा कि ये पाकिस्तान में जो रवाज पड़ा है हार ना मानने का, ये कोई आज से नहीं पड़ा और इसमें हमारे अदारे भी मुलव्वस हैं, इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पे। आप देखिए कि भुट्टो साहब ने 77 में प्री पोल रिगिंग की,
उन्होंने मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी वगैरह को गिरफ़्तार किया, और अगर भुट्टो साहब वो ना करते तो फिर भी जीत जाते, लेकिन उन्होंने किया और वो उनके गले पड़ गया। इस तरह आप ज़ियाउल हक़ का देखें कि उन्होंने 1985 में सियासी जमातों का रास्ता रोकने के लिए गैर जमाती इलेक्शन कराए। फिर 1988 देखें कि ये जो जमहूरियत के बड़े दावे करते हैं, वह मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब निगरान बनते हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे थे। यही सूरत हाल 90 में थी और वो IGI बनती है इस दौरान और पैसे बांटे जाते हैं। तो 90 में मजबूरन बेनज़ीर भुट्टो को वाइट पेपर शाया करना पड़ा धांधली पे। फिर 93 में भी ये हुआ। 97 में आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया। फिर 2002 के इलेक्शन में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून को तोड़ा और उसमें से एक पार्टी बनाई मुस्लिम लीग काफ के नाम से। जब मुस्लिम लीग काफ को जितवाया गया और फिर इक़्तिदार का मसला हल नहीं हो रहा था, तो फिर पीपल्स पार्टी में से पैट्रियाट पैदा किए गए। 2008 के इलेक्शन में आप देखिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे मैनेज करने वाले अदारों ने इलेक्शन लेट किया ताकि पीपल्स पार्टी को अक्सरियत न मिल जाए। 2013 के इलेक्शन में अगेन धांधली हुई और आप देखिए कि इलेक्शन के एक दिन बाद हमारे जनरल कियानी नवाज शरीफ के लंच पे जा रहे हैं। उन्हें उस वक़्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने रोका कि मुनासिब नहीं है, हम आपकी लाहौर में किसी और जगह मीटिंग करवा देते हैं। लेकिन जनरल कियानी साहब कहने लगे नहीं, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया है। और ये वही इलेक्शन है जिसमें नवाज शरीफ साहब रात को 10:30 बजे जब पोलिंग हो चुकी थी, पता नहीं किससे अक्सरियत मांग रहे थे। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने बहुत से लोग कबूल किए, किसके कहने पर किए। तो ये धांधली तो उन्होंने कल एक मिनट बड़ा साहब, कल जो सेमिनार PFUJ का जो सेमिनार था, मंजर साहब, कल जो PFUJ का सेमिनार था उसमें उन्होंने कहा ना, कल तो उन्होंने अपने वीडियो लिंक में भी कहा मैं वोट ज्यादा लूंगा। हाँ बिल्कुल। आप मेरी गुजारिश सुने। गुजारिश ये है कि मसलन एक 2013 की मैं मिसाल देता हूँ टोबा टेक सिंह से। ये चौधरी इशफाक साहब हैं, उनका नाम मैं ले लेता हूँ, ये चैन वन के मालिक हैं। उनको उस वक्त जो बंदा मैनेज कर रहा था इलेक्शन, ब्रिगेडियर रांझा, उसने कहा कि आपको हराना है हमने, आप हमारे अच्छे मिलने वाले हैं, आप चले जाएं नून लीग में, ठीक है। तो इस तरह की बेशुमार मसाले हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ धांधली का शोर हारने वाला मचाता है, ये भी है कि धांधली होती भी है। अब इंडिया में EVM है, ईरान में EVM है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये तो मेरा ख्याल है, I'm sorry मज़र साहब, मैं ये डिबेट जरा लंबी है। मैं जरा मुजाहिद बरेलवी की तरफ जाना जा रही हूँ। लाहौर में वो मौजूद है, वहां से वापस आकर मैं आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होती हूँ। आप हमारे साथ ही रहिए। मुजाहिद बरेलवी साहब लाहौर में मौजूद हैं अरसलान भट्टी के साथ। मुजाहिद साहब, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं ऑब्वियसली उनका वोट कास्ट होगा। फरमाइएगा कि अब सूरत हाल कहाँ तक है, क्या इतलात आ रही हैं? जो अभी तक की खबरें थी जिसमें मैंने कहा 12 से कर रही हूँ मैं कि गिरफ्तारियां भी हैं और बाकी सब कुछ भी है, क्या इसने कुछ ग्राउंड रियलिटीज को तब्दील किया है? कुछ फेवर में आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या PMLN के अगेंस्ट में जाएंगी ये चीजें? जी बिल्कुल, मैं मुजाहिद साहब से पूछूंगा। मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि पोलिंग का वक्त पुरअमन तौर पर ख़त्म हो गया, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी भी हो गई, आपने सारा दिन देखा हमने, क्या कहेंगे कि पुरअमन तौर पर और ज़िमनी इंतखाब के हवाले से क्या कहेंगे? एक तो भट्टी साहब, आप आज मेरे ख्याल में हमने सुबह जो है यहीं से आगाज़ किया था गड़ी शाहू से, और इस वक्त अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना कैमरे से दिखाऊं कि शेरों के हामी और जिसे कहते हैं कि बल्लों के हामियों की बड़ी तादाद एक दूसरे के सामने खड़ी है। नारेबाजी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो रहा कि इनके दरमियान कोई क्लैश हो रहा हो। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि सूरत हाल, ये देखिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर नारे लग रहे हैं लोटों के, और जी तो आपने अंदाजा लगाया कि लोग जो लोगों का जोशो खरोश है। भट्टी साहब कह रहे थे कि
जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं, इलेक्शन अभी तक पुरअमन है, कोई बड़ा तसादुम नहीं हुआ, कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, छोटे मोटे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई जो सारा दिन ये कहती रही, पीटीआई की क़यादत कल तक ये बयानियाँ दे रही थी कि धांधली होगी, लेकिन आपने हम्माद अजहर, एजाज चौधरी, जितनी भी लीडरशिप ये कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई। इस लिहाज से समझ सकते हैं कि ये फेयर इलेक्शन थे। इतना शोर हो रहा है, मैं जरा आ रहा हूँ कुछ तरफ। तो अभी तक पीटीआई ने ये नहीं कहा कि किसी किस्म की धांधली हुई है। ठीक है, इसी तरह भट्टी साहब, ये जो नारेबाजी हो रही है, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब जरा ये तो बताएं ना, ये जो नारेबाजी हो रही है कि जो आप मुझे दिखा रहे हैं, मुजाहिद साहब बेचारे आगे तक भी गए हैं अभी हमारे सामने दिखा के सारा, वहां पे काफी नारेबाजी हो रही है, ये PMLN के खिलाफ हो रही है ऑब्वियसली, और ये PTI का कैंप है, ऐसे ही है गड़ी शाहू में? नहीं, ये दोनों जमातों के कारकुन, जो पोलिंग स्टेशन है हमारा, ये शेख सरदार गर्ल्स हाई कॉलेज है, स्कूल है, इसके बाहर दोनों जमातों के लोग जमा है। अच्छा। और मेयर मुजाहिद साहब भी यहाँ पे आए थे, पोलिंग का वक्त जब खत्म हुआ उसके बाद दोनों जानिब के जो कारकुन आने हैं, हाँ। जोश कारकुन है, जाहिर है कौन पीछे रहने को तैयार है। एक तरफ से शेर के नारे लगते हैं, दूसरी जानिब से एक नारा है जो मैं शायद नहीं बोल सकता, पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, लेकिन मैं मुजाहिद साहब को कहता हूँ कि वो आपको मजीद इसमें बता देंगे। मैं ये कह दूंगा, दरअसल बात ये है इस बुनियादी इलेक्शन की जी, कि जो 20 अरकान हैं जो खड़े हुए हैं नून लीग यानी शेर के टिकट पे, ये लोग जो थे मुनहरिफ होके अपनी सियासी वफादारी तब्दील करके बल्ले यानी पीटीआई के टिकट पे खड़ रहे हैं। इसलिए वो जो बाजारी जबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं नहीं कह रहा कि इस हवाले से ये ज़्यादा नारा गूंज रहा है, लेकिन ये बात सही है कि नून लीग के उम्मीदवारों को एक मुश्किल शुरू में ये पड़ी कि जो वोट दिए थे 2018 में, वो उन्होंने बल्ले को दिए थे, अब उन्हीं उम्मीदवारों को वो दे रहे हैं जनाब शेर पे लगाने पड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो पोलिंग स्टेशन है गर्ल स्कूल, यहाँ से जो है क्या नतीजा आता है। ये भी बताता चलूँ कि ये लाहौर का गढ़ी शाहू है, सबसे ज़्यादा वोट यानी 2,202,44,000 यहाँ पर हैं। ख़वातीन के वोट भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल हो रही है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के बाहर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पोलिंग हो चुकी है, लोगों का जोश खरोश बढ़ रहा है, और अब उन्हें इस बात का इंतजार है कि पहली गिनती कहाँ से आएगी। बिल्कुल सही है। यकीनन भट्टी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, दीगर चैनल लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले वो ये बताएं कि किस हल्के में किसको सबकत हासिल है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, दोनों शख्सियात हमारे साथ साथ रहें, क्योंकि जैसी जैसी चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमें आपके जो आप लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो आप लोगों से उसकी रिफ्लेक्शन जरूर लेनी है। मुजाहिद साहब को बोले हमारे साथ रहें, और आप भी, ताकि जो अब तक की सिचुएशन है वो तो आपने मुझे दिखाई है गड़ी शाहू की, और आप कह रहे हैं कि वहां पर दोनों से कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो जाहिर है ये जानने की कोशिश में है कि उनके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। मुतवक्की तौर पर जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की जाएगी, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं उसका सिलसिला जैसे ही शुरू होता है उस पर भी आएंगे। इस्लामाबाद का पैनल मौजूद है, तंजीला मजहर बरलास, अली रजा अलवी, अनीका निसार, रऊफ कासरा मेरे साथ मौजूद है, मुजाहिद बरेलवी भी मौजूद है मेरे साथ लाहौर से, YDSNG। तंजीला मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जोशो खरोश जो अभी मुजाहिद बरेलवी साहब दिखा रहे थे, ये भी आपने देखा, जिस पर हम तबसरा कर रहे थे, तज्जिया कर रहे थे, वो ये कि क्या ये प्राइड ली जा सकती है कि अगर कोई शख्स कोई जमात हारती है तो उसका लीडर आके कहे कि हाँ जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और हार हमारे पास आई है। ये जेस्चर आना चाहिए या आ सकता है मुतवक्के तौर पर तंजीला? से कहा जा सकता है कि वो रिजल्ट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कबल अज़ वक्त धांधली की बात कर चुके हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात कर चुके हैं, और ज़ाहिर है वो अब इस वक्त सियासी मोड़ पे इमरान खान साहब अपनी सियासत को लेके आए हैं, वहाँ पर अगर मतलब बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि अभी ज़ाहिर है गिनती का अमल शुरू होगा, गिनती होगी, फिर नताइज सामने आएंगे।
अगर वो हार जाते हैं या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आते नताइज, तो वो नहीं मानेंगे। अगरचे उन्होंने कल एक ट्विटर स्पेस में बात करते हुए ये ज़रूर कहा है कि अगर हमें अक्सरियत नहीं मिलती और हम वाज़े अक्सरियत के साथ अगर हुकूमत नहीं बना सकते, अगर हमें वो नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर मैं हुकूमत नहीं लूँगा। ये बड़ा अहम है उनका बयान, क्योंकि वो कहते हैं कि इत्तेहादियों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसका ज़ाहिर है खान साहब का मिजाज नहीं है। लेकिन देखिए जब तक रिज़ल्ट आएंगे तब पता चलेगा। जो जोशो खरोश की बात आप कर रही हैं, ज़ाहिर है जो अर्बन सेंटर्स हैं, बिलखुसूस लाहौर, तो लाहौर में तो क्योंकि वहाँ पे नून लीग ही 2018 में भी जीती थी, वहाँ पे सिर्फ एक NA की सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी, लेकिन प्रोविंशियल सीटें उनके पास थीं लाहौर में। तो लाहौर में एक वोट बैंक तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और सबसे ज़्यादा रिलाई भी वो अर्बन सेंटर के उन वोटर्स पे कर रहे हैं जो नैरेटिव को समझते हैं, जो बयानिए में उनकी दिलचस्पी है और वो समझते हैं कि खान साहब एक स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो लोग ज़ाहिर अगर बाहर निकले हैं तो टर्नआउट ज़्यादा होने की सूरत में बहुत सारे वो लोग जो पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को और सियासत को समझते हैं, उनका ख्याल ये रहा है कि अगर टर्नआउट ज़्यादा आता है, जैसा ज़िमनी इंतखाब में होता है उससे ज़्यादा आता है, तो फिर इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा हो सकता है। टर्नआउट अगर कम आता है तो फिर उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऑब्वियस होता है कि जो आपका कमिटेड वोटर है वो बाहर निकला है। लेकिन वहाँ पे हमने कराची की सूरत हाल में भी देखा था, पंजाब में, लाहौर में और पंजाब के जो दीगर शहर हैं, वहाँ पे एक नया जो फैक्टर है TLP का, आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो TLP फैक्टर बड़ा उभर के सामने आ रहा है। मेरी ज़ाती राय में ये जो मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि ज़ाहिर एक तरफ वो वोट तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो मायूसी है मेन स्ट्रीम सियासी जमातों से लोगों की या वोटर की, वो भी उससे यहाँ होती है कि आप फिर एक मुतबादिल की तलाश में हैं। अगर पहले लोग नून लीग से, पीपल्स पार्टी से मायूस थे, अब वो PTI से भी जो मायूस हैं, जो बिल्कुल मायूस हैं इस पूरे अमल से, तो वो अभी भी मुतबादिल की तलाश में हमें नज़र आते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये देखिए जो इस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, सियासत सारी की सारी इस वक्त रिलाई कर रही है जो नैरेटिव इमरान खान साहब का है, जिस तरीके से उनकी हुकूमत गई है। आज अगर वो हार जाते हैं तो उनकी सियासत को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन झटके से मुराद ये नहीं है कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर चुके हैं। शेख रशीद कह चुके हैं वो कॉल देंगे, एहतजाज करना उनको आता है, एहतजाज की सियासत उनको रास भी आती है, लिहाजा उनको एक और मौका मिल जाएगा दोबारा से लॉन्ग मार्च करने का, सड़कों पे लोगों को मुतारक करने का। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो उनका इतना बड़ा जो बयानिया है साजिश का, उनका जो बयानिया है कि ख़रीदे गए लोग, 20-20 करोड़ रुपए दिए गए, वो सारा का सारा बयानिया बहुत मजबूत हो जाएगा। तो यकीनन ये दोनों तरफ के लिए बहुत अहम है। और अब देखिए ये डू और डाई की सिचुएशन है। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि 20 हल्के पाकिस्तान की पूरी सियासत को तो डिफ़ाइन नहीं करते, लेकिन पंजाब में हुकूमत किसकी होगी ये यकीनन पाकिस्तान में पूरी सियासत को डिफ़ाइन करता है। सो आप ये नहीं कह सकते कि इसको एक आम ज़िमनी इंतखाब के नताइज के तौर पर अब देखा जाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा कि ज़ाहिर पूरी तरह से डिफाइनिंग नहीं है, लेकिन शायद यही डिफाइनिंग मोमेंट भी हो सकती है। अली रज़ा अलवी साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ज़ाहिर अगर मुझे लूली लंगड़ी तौर पर हुकूमत मिली तो मैं तो बाज आया ऐसी हुकूमत से, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ सारे मामलात को, तो फिर फरमाइएगा अगर ये 50-50 का रेशो हो जाता है, 10-10 सीटों का केस हो जाता है, फिर सिचुएशन को कैसे फोर्सी कर रहे हैं? क्या मामलात कर सकते हैं खान साहब? क्या कहेंगे? रिव्यूज होंगे, नहीं होंगे, या वो कहेंगे कि जी भाई इलेक्शन हमने 50-50 पे जीत लिया है, अब इस मामले को कौन देखेगा और कैसे आगे वफाक तक के मामलात को लेकर जाएगा? क्या जनरल इलेक्शंस इससे उसकी जो समत है उसका तयन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जी, एक तो ज़ाहिर है कि एक मफरूज़ा है और एक अगर के पीछे है कि इस तरह हो। इस तरह अब तक का जो भी कोई एनालिसिस है, इस तरह की ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि बैक वक्त ये 50-50 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल ये 11-9 हो, 13-7 हो, जिस तरह भी हो, कोई उस टाइप की कोई चीज़ बने, कुछ आज़ाद को दे दें, कुछ PTI, कुछ नून लीग, इस तरह हो जाए। अभी तक एक तो बात अभी फ़ौरन तौर पर इमरान खान की तरफ से सामने आ गई है
कि उन्होंने उंगली उठा दी है आज के इलेक्शन कमीशन की सारी सूरत हाल पर, और उन्होंने अपने ट्वीट में कह दिया है कि आज सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें बंद रखी हैं और हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। एक पहला उनका रिएक्शन आ गया है, जो सारा दिन एक तरह के पीटीआई के लोग जो कह रहे थे कि बड़े साफ शफाफ और बड़े फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। दूसरी बात यह भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पोलिंग का वक्त ख़त्म होने तक की जो सूरत हाल है वो सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन का दूसरा मरहला रात को शुरू होता है काउंटिंग से लेके अनाउंसमेंट तक। और माजी में जितने भी इल्ज़ामात लगे हुए हैं, धांधली के लगे हैं, चोर बाज़ारी के लगे हैं, जिस तरह के भी लगे हैं, बाज़ औक़ात यहाँ तो ये भी होता रहा है कि बैलेट बॉक्स ले के लोग भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, जैसा कि आपने डस्का वाले में भी देखा, और भी इस तरह। तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। रात को क्या होता है, कब से रिज़ल्ट आना, फाइनल रिज़ल्ट जो हैं, चाहे गैर सरकारी ज़ाहिर होंगे पहले, तो कब आते हैं मुकम्मल पूरे हलके के, उसके बाद एक कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। लेकिन इमरान खान के अभी तक के पहली ही ट्वीट उनकी अभी आ चुकी है 5 बजे के बाद कि वोटर्स को हरासा किया गया है, मर्ज़ी से ठप्पे लगवाए गए हैं। तो वो आगे क्या करेंगे, एक पूरी उनकी राह अमल जो है उसका तयन हो गया है, नज़र आ गया है, और वो पहले अपनी तकारीर में ये बात बारहा कह भी चुके हैं। और यकीनन उनको रास आती है, वो अपोजिशन के बहुत शानदार पॉलिटिशियन हैं, अपोजिशन करना उनको आती है, लोगों को मोबिलाइज़ करना उन्हें आता है, लोग उनके कहने पर सड़कों पर निकलते भी हैं। लेकिन अगर पोजीशन लूली लंगड़ी वाली, यहाँ एक और भी सवाल है, जैसे मज़हर बरलास साहब बात कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ एक दिन पहले उस दिन रात को 9 बजे 10 बजे अपनी तकरीर में कह रहे थे, और किसको कह रहे थे कि मुझे वाज़े मेजॉरिटी चाहिए। सेम उन्हीं की नक्शे कदम पे अमल करते हुए कल इमरान खान साहब ने भी, नवाज शरीफ ने एक दिन पहले नहीं जी, जिस दिन पोलिंग हो चुकी थी उस दिन रात को 10:30 बजे। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बात कर रहे थे। नहीं, आप सच तो बोले ना। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपने उस दिन की रात के 9 बजे की बात की। मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना कभी झूठ बोला है मैंने, ना मेरा कोई एजेंडा है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उस रात अगर 9 बजे उसने इमरान खान ने, नवाज़ शरीफ ने कहा था, किसी को कहा था, तो ये सेम तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है कि नवाज़ शरीफ के नक्शे कदम पे चलते हुए इमरान खान ने भी एक दिन पहले कहा है कि जर्नैलों से गलतियां होती रहती हैं, लीडर से गलतियां होती रहती हैं, उनको यू टर्न ले लेना चाहिए, यू टर्न लेने से कोई बेइज्जती या तौहीन नहीं होती। तो मकसद ये है कि ये सारे जब भी फंसे हुए होते हैं, जो जमहूरियत के अलंबरदार हैं, चाहे ये नवाज़ शरीफ हो या चाहे वो इमरान खान हो या चाहे कोई और हो, जो भी लोग हैं, ये किधर देखते हैं, सवाल ये है। और अगर जमहूरियत की पासदारी इनको इतनी ही है तो ये बड़ी अफसोसनाक है। बिल्कुल सही। अलवी साहब, मुझे कहा जा रहा है मुजाहिद बरेलवी साहब के साथ पहले कनेक्ट होते हैं, फिर अनिका साहब आपकी तरफ आती हूँ मैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप ज़ाहिर है, मैं बार बार इस बात को इंदिया दे रही हूँ कि आप खुद लाहौर में मौजूद हैं, वहाँ सारी सिचुएशन को देख भी रहे हैं, अरसलान भट्टी आपके हमरा हैं। ये फरमाइएगा, जो अभी एनालिसिस दे रहे हैं हमारे तज्जियाकार, चाहे उसमें अनिका निसार हो, तंजीला मजहर साहिबा हो, अली रजा अलवी साहब हो या मजहर बरलास रऊफ क्लासेस साहब, वो ये कह रहे हैं कि देखें इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन बड़ा था, इसमें जो कमी कोताहियां थी वो अपनी जगह, लेकिन शायद लीडरशिप क्वालिटीज हमें इस इलेक्शन में भी उस तरह से नजर नहीं आए, जिसके लिए हम भी कह रहे हैं कि दोनों जानिब से एक गुड जेस्चर हो कि ठीक है इलेक्शन हुआ है, फ्री एंड फेयर हुआ है किसी हद तक, और जो हारा है उसको तस्लीम करनी चाहिए अपनी हार। क्या ये चीज हम पाकिस्तान की सियासत में देख सकते हैं और ये होनी चाहिए, आपको लगता है? बरेलवी साहब जो है वो यहाँ कहीं हजूम में खो गए हैं, अपना मैं उन्हें ढूंढने की तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो एक आधे मिनट में मुझे मिल जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये जो आपने सवाल किया है मैं बताता हूँ जी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, यहाँ पे लीडरशिप थी, तो जाहिर है कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। मुजाहिद बरेलवी साहब आ गए, मैं उनसे कहता हूँ ये बताइएगा कि आज सारा दिन जो है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आप ये बताइए कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जो थी, कि लीडरशिप थी, फिर रहे थे लोग, तो कोई बड़ा हंगामा नहीं हो सका जिसकी वजह से ये सारा मामला कंट्रोल में रहे, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून की पूरी तहरीक, पूरी इंतखाबी मुहिम वो जो है मरियम बीबी के कंधों पर थी, और ये उन्होंने पूरा इलेक्शन उन्होंने लड़ा है बेशतर, क्योंकि वजीर थे सूबाई या वफाकी वजीर, इसलिए सामने नहीं आ सके, कुछ लोगों को रिजाइन दिलाया गया। दूसरी दवाइल में के खान साहब ने एक एक हलकों में जाके कई जलसे किए हैं। अब जबकि इंतखाबी मुहिम एक तरफ, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद
नताइज आने शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर जब 10% कहीं से इलेक्शन के नताइज आते हैं तो लोग एक को विनर और दूसरे को लूजर ठहरा जा रहे हैं। ये बड़ा कांटे का इलेक्शन है। जब तक 30% 30% वोट काउंट नहीं होते उस तक कहना मुश्किल है। लेकिन लाहौर से ज़्यादा जहाँ हम खड़े हुए हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि बल्ले और शेर काफ़ी देर से आमने सामने हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये रिवायती तौर पर जोशो खरोश जिस तरह हम लोग अपने तालिब इल्मी के ज़माने में लगते वही है, लेकिन कोई क्लैश की सूरत हाल नहीं है, कोई हंगामे की सूरत हाल नहीं है। एक तरफ शेर के नारे, दूसरी तरफ लोटों के नारे नजर आ रहे हेल्दी साइन। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अरसलान रफीक भट्टी साहब और मुजाहिद साहब जो दिखा रहे हैं मंजर, इसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है सोसाइटी में कि अगर दोनों जानिब आप फरीकैन भी हैं तो ज़ाहिर है आपका जेस्चर यही होना चाहिए कि अफ़ाम तफ़हीम से अपनी बात भी करें और उसका इजहार भी करें, जोशो खरोश भी दिखाएं, लेकिन बहरहाल चीज़ों को कंट्रोल में रखना लीडरशिप की जिम्मेदारी भी है। अनीका निसार साहिबा, फरमाइएगा, जो चीज़ अभी अली रज़ा अलवी साहब ने जिस चीज़ की तरफ इंडिया दिया कि सब लोग एक ही जानिब शायद देखने की रविश अख्तियार करते जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की अमली सियासत देखें, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी लोग कहते रहते हैं इस चीज़ को, फिर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो बबांगे दोहल ये बातें होती रही। आप समझते हैं ताहाल सबकी नज़रें उसी जानिब हैं जहाँ पर जिन्होंने कहा है कि अब हम किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं कर रहे एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, बिफोर आई गेट टू दिस, मैं मुजाहिद बरेलवी साहब की तमाम जो सिचुएशन उनके अराउंड बनी हुई है वो देख रही थी और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। हम बच्चों को सिखाया करते हैं पर्सनल स्पेस के बारे में कि आपने किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं आना। मुझे अच्छा लगा कि नारेबाजी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी की जा रही है, लेकिन किसी की पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं की जा रही है, हाथापाई की तरफ मामला नहीं जा रहा, एटलीस्ट जहां मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। इस तरह की सियासत चलती रहे तो जोशो खरोश भी अपनी जगह पर मौजूद रहे, इख्तलाफ राय भी अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के नजरिए और जाविये को रिस्पेक्ट करना, ये बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और मेरे ख्याल में दोनों अतराफ की जो लीडरशिप है उनको इस चीज को परवान चढ़ाना चाहिए ताकि लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, इख्तलाफ राय रखें, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना भी जानते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा वाली बात होती है। सबकी निगाहें तो होती हैं जमहूर की तरफ, सबकी निगाहें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और पार्लियामेंट की तरफ, लेकिन जाते सारे जो है वो कोशिश मदद लेने के लिए एक ही जगह पर हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें छोड़ दें, हम सियासत का हिस्सा नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत के अंदर, हम न्यूट्रल बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी आप बार बार उनको घसीटते हैं, तो फिर ये तो उनके साथ नाइंसाफी है। तनकीद भी वो बेयर करें, तनकीद का निशाना भी वो बने, उसके बाद अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तब भी आप उन पे तनकीद करें, और अगर आप हार जाएं तब भी आप उन पे तनकीद करें। मेरे ख्याल में ये रविश कहीं और से नहीं, सियासतदानों से तब्दील होने की जरूरत है। ये कतार लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े रहना ये कहीं की अक्लमंदी और फहम परस्ती नहीं है। अब सियासतदानों को ये रियलाइज करना चाहिए। देखिए, हर कोई ऑपोजिशन में आता है जब हर किसी के साथ कोई हार वाला कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या इंतखाबात के अंदर हारने की बात हो, चाहे वो ज़िमनी हो या वो जनरल इंतखाबात हो या वो बल्दियाती इंतखाबात हो, हर चीज का इशारा एक तरफ नहीं होना चाहिए। आपको रियलाइज करना चाहिए कि आप किधर लैक कर रहे थे। जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर अब आपके तमाम इत्तेहादी टूट गए, आपसे जुदा हो गए, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने कम से कम लोगों को जोड़ के रखें। वो इत्तेहादी ना होते तो आपके लोग बैठे होते, जिनके ऊपर ऑब्वियसली फिर आर्टिकल 69 और बाकी सारी कार्रवाई होती, जो कि पंजाब असेंबली के अंदर हुई, जिसकी वजह से आज हम इधर बैठे हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए। सो सियासी जमातों को अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा इवॉल्व करने की जरूरत है। मैंने अपने ये 12-13 साल 15 साल के करियर के अंदर जो देखा है, वो एक सियासी जमात है जो कि डेमोक्रेटिकली अपने लीडर को इलेक्ट करती है, वो जमात इस्लामी है। बाकी PMLN को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, अब PTI को देख लीजिए, कौन सी सियासी जमात है जिसका जो सरबरा है वो तब्दील होता हुआ आपको नजर आता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को अगर आपने इवॉल्व करना है
और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और तरफ ना देखें, किसी गेट के बाहर कतारें लगा के ना बैठें, तो पहले अपने विद इन पार्टी ओके, अनिका निसार साहबा तवक्कुफ कीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, खबर मौसूल हुई थी कि आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, आप महफूज हैं, क्या सूरत हाल थी, किस मकाम पर यह हादसा पेश आया था? वहाँ पे हुआ था, लेकिन खैरियत का नंबर है, बचत हो गया बिकॉज आर्मर्ड कार तो बचा। फवाद चौधरी साहब की मुझे आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। फवाद साहब, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके, आई थिंक लाइन में डिस्टॉर्शन आई है। फवाद चौधरी साहब को हम दोबारा कॉल करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनिका साहबा, आपका पॉइंट आ गया, आप इसमें कुछ मजीद ऐड करना चाहती है तो बताएं, फिर मैं आगे रऊफ साहब की तरफ जाऊं। नहीं, बस ये ऐड करना चाहूंगी कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो आज हमला हुआ वो TLP की तरफ से हुआ है, और ये जो हमला है ये नहीं होना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब फवाद चौधरी साहब हुकूमत में हुआ करते थे तो उस टाइम पर उन्होंने बड़ा एक स्टैंड लिया था, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। गालिबन उसका ये बैकलैश है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। दिस इज रॉन्ग। आप अपने दूसरों के ऊपर हमला करना, और इनके काफिले के अंदर जितनी गाड़ियां थी उनकी बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है, इसकी यकीनन मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है, रऊफ क्लासर साहब हैं मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर। ओके, मजहर बल्ला साहब, एक पॉइंट ये फरमाइएगा कि अब जब हम देख रहे हैं ये सारी चीजें, एक जानिब तो आपने अभी मंजरनामा देखा जो मुजाहिद बरेलवी साहब दिखा रहे थे लाहौर से, कि दोनों जानिब कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन इन अ गुड मैनर। लेकिन आप ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं बैठ कर बात करनी पड़ेगी? देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमेशा अपने दरवाजे बंद रखें और आप सोचें कि आपने सोलो फ्लाइट लेनी है। सोलो फ्लाइट तो बड़ा मुश्किल है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी के साथ। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब कभी हुकूमत फॉर्म कर सकेंगे और उनको इत्तेहादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको लोगों से बैठकर बात नहीं करनी पड़ेगी? देखिए, दो बातें हैं। जी सर। पहले जो अनिका निसार साहबा ने बात की उसका मैं एक जवाब छोटा सा देना चाहता हूँ। एक तो वो बड़ी खुशकिस्मत है कि उनकी 4-5 PTI के रहनुमाओं से बात हो गई है, तो दूसरे रहनुमाओं से भी बात कर लेती, बड़ी अच्छी बात थी। और फवाद चौधरी पे जो हमला हुआ है वाकई उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो अनिका निसार ने बात की है ना कि ये जी उस तरफ देखते हैं, जिस दिन इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार हो गया, जिस दिन इस मुल्क में EVM के ज़रिए वोटिंग हो गई, किसी इदारे की मदाखलत भी ख़त्म हो जाएगी। सियासी पार्टियां दूसरी तरफ, ये रास्ता रखा हुआ है दूसरी तरफ देखने का या दिखाने वालों का, जो भी है, ये एक रास्ता है, चोर रास्ता है। इसको इंडिया में भी रोका गया, ईरान में भी रोका गया, बांग्लादेश में रोका गया, चाइना में तो चलो 1 पार्टी सिस्टम है, मैं मिसाल नहीं दूंगा। अब आ जाइए जो आपने पूछा, वो क्या पूछा है, मुझे तो वो सवाल ही मैंने ये पूछा कि इमरान खान साहब क्या बैठकर बात करने के रवादार होंगे बाकी सारी पार्टीज के साथ? बहरहाल 2/3 मेजॉरिटी कैसे हासिल करेंगे? बिल्कुल ठीक है। आप देखिए इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के शायद वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म गुजरे हैं जिनको इक़्तिदार से अलग किया गया तो लोग उनके साथ खड़े हो गए। अच्छा। मैंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी लोगों को खड़े होते नहीं देखा इस तादाद में, लोग मिठाइयाँ बांटते थे। मैंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी लोगों को खड़े होते नहीं देखा, लोग मिठाइयाँ बांटते थे। पार्टी तो चलो खड़ी होती है, लेकिन इमरान खान के मामले में लोगों का रिस्पांस और आया, जिसको उन्होंने अपने बयानिए में भरपूर कैश करवाया और इसीलिए उनके जलसे बहुत बड़े हुए। यानी उन्होंने 45 जलसे किए जब से वो वज़ारत उज़्मा से हटे और कल परसों तक, और इन 45 जलसों में उन्होंने एक बयानिया बनाया, लोगों ने उसको कबूल किया, लोग उनकी तकारीर पानी में खड़े होकर भी सुनते रहे, बारिशों में भी सुनते रहे। एक बयानिया तो उन्होंने बनाया। अब उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई मैं इनको चूँकि चोर समझता हूँ, डाकू समझता हूँ, ये बकौल उनके है, तो मैं इनके साथ कैसे बैठूँ?
कैसे मुज़ाकरात इनके साथ करूं। मजहर साहब एक अब ये मिनट सारी- यहाँ रुकिएगा। मजहर साहब सवाल यह है कि जिस रजीम चेंज की आप बात कर रहे हैं, जो PMLN की चेंज हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेंज होती रही बेनजीर के दौर में, तो वो ज़ाहिर कू होते रहे और वो तब्दील होते रहे, उनके ऊपर करप्शन के केसेस आते रहे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, इनके लिए तो बाकायदा कानूनी तौर पर लोग कॉन्फिडेंस वोट आया पार्लियामान के अंदर, जो कि तारीख में पहली मरतबा हुआ। तो बाकी ईमानदार जो लोग हटे या उनके साथ जो अवाम ना खड़ी हुई, उसके मुहर्रिकात और हालात बड़े मुख्तलिफ थे। बिल्कुल सही है, वो हुकूमतें हटाई जाती रहीं, मगर उन्होंने ये भी एक बयानिया बनाया। आपकी बात दुरुस्त है कि वो अदम एतमाद के ज़रिए हटाए गए, लेकिन उन्होंने एक बयानिया बनाया कि मुझे हटाया गया है रजीम चेंज के तहत, एक गैर मुल्की साजिश के तहत। ये उन्होंने बयानिया बनाया। उस बयानिए को पाकिस्तानी लोगों ने कबूल कर लिया। अब मैं तो नहीं कह रहा, लोगों ने उस बयानिए को कबूल किया है और लोग उनके जलसों में भरपूर शरीक हुए। लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हम इस बयानिए को कबूल नहीं करते, बल्कि जो इक़्तिदार में आने वाले लोग थे उनको हटाकर वो पशेमान हुए, वो परेशान हुए और शायद उनको लाने वाले भी परेशान हैं। ये वाला आर जो है हमारे पास खत्म हो गया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नेक्स्ट आर में हम आपके पास आ रहे हैं और आपसे फिर मजीद बात करेंगे। मुझे पता है कि बीच में आपको मैंने रोक दिया, विच इज़ गुड, लेकिन बहरहाल आज के इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स का सिलसिला आपसे कुछ देर में शुरू हो जाएगा, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या आ रहे हैं और क्या इन नतीजों के बाद सियासी जमातों का जेस्चर होगा। क्या वो इस सारे अमल को मानेंगे या फिर वो मैं ना मानूं की सियासत ही हमें देखने को मिलेगी। एक ब्रेक।